गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ओके, सो आज हमारा नेक्स्ट सेशन डिजिटल बैंकिंग टूल्स का। कुछ दिन पहले हमने कुछ दिन तो क्या, हमने अभी ही स्टार्ट किए हैं डिजिटल बैंकिंग टूल्स के बारे में और एक पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं डिजिटल बैंकिंग टूल्स के। कुछ एटीएम्स के बारे में या एटीएम के टाइप्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। एटीएम्स किस किस तरह के और होते हैं, है ना, उनके बारे में बात करेंगे और फिर कुछ और डिजिटल बैंकिंग टूल्स के ऊपर भी आज चर्चा करेंगे। राइट, ओके, गुड मॉर्निंग। सो क्या है हमारे पीछे? नेटवर्किंग ऑफ द एटीएम, कैश डिस्पेंसर, ठीक है, ओके। कुछ खास नहीं, ठीक है, ये पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। सो बेसिकली जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एटीएम्स के द्वारा, ये कुछ ऐसे सर्विसेज हैं लाइक द कैश विड्रॉवल आप कर सकते हो। उस दिन भी मैंने डिस्कशन किया था इन चीजों का कि ये काफी चीजें, आप एटीएम पे जाते हो तो नॉट ओनली द कैश विड्रॉवल कर सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। राइट। एटीएम कस्टमर इंटरफेस, किस तरह से आपको जो आपको एटीएम दिखाई देता है, ये उसके बारे में है। नथिंग मच, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आपने नाम सुना होगा व्हाइट लेबल एटीएम्स का, बहुत बार चर्चा में रहता है व्हाइट लेबल एटीएम, काफी बार ये न्यूज में भी आता है। क्या हुआ, वॉइस सही नहीं आ रही है? वॉइस सही नहीं है क्या? हेलो, 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 हेलो। बोलो के सर, शुरू से करना है, एक बार तो कर रखा है बैंकिंग यूनिस, अब रीजन पे बस गया। हाँ ठीक है, कर लो। अजय, आप ना अलग से जो क्रॉसवर्ड पैकेज है ना, उसमें जाकर देखो, आपको वहां पर दिख जाएंगी अलग से। आपके परचेज ऑप्शन में ना एक क्रॉसवर्ड पैकेज इंक्लूडेड होगा, उसमें दिख जाएगा आपको, क्रॉसवर्ड के अंदर सारी अपलोडेड है। ठीक है, और इनकेस नहीं, क्रॉसवर्ड भी नहीं आपको दिख रहा तो कोई बात नहीं, वो आज शाम तक हो जाएगा अपडेट। क्योंकि जब आप ये पैकेज खरीदते हो ना, उसके 2 दिन लगते हैं उसको क्रॉसवर्ड को एक्टिवेट होने में। ठीक है, चलो करें, लाइव लेते रहे और पहले ये तो दीपक आपके टाइम के ऊपर है, आपको कितना टाइम आपको मिलता है ना। अगर एक दिन में 2 क्लासेस अफोर्ड कर सकते हो तो पिछला और अभी वाला रिवाइज कर लो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर पिछला रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दो। ओके, जैसे आपको लगे। अच्छा, हम व्हाइट लेवल एटीएम्स के ऊपर बात कर रहे थे, खैर अभी तक पढ़ लिया हो काफी लोगों ने। व्हाइट लेवल एटीएम्स वो एटीएम्स होते हैं जो कि यहाँ पर किसी बैंक के द्वारा ऑपरेट नहीं किए जाते, बट वो थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। और ऐसी पार्टी, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो जिसका किसी भी तरह से कोई भी लेना देना नहीं है बैंक से, वो कोई ना ही बैंक है, ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ना ही कोई लोन प्रोवाइड कराता, ना ही डिपॉजिट है, उसका काम है केवल और केवल एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराना। और वो यहाँ पर बैंक्स के साथ टाई अप करके एक एटीएम एस्टेब्लिश करते हैं और उनको हम व्हाइट लेबल एटीएम्स कहते हैं। इंडिया में जो व्हाइट लेबल कंपनीज हैं फिलहाल, इंडिया पेमेंट जिसको हम बीटीआई पेमेंट कहते थे, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन, हिटाची पेमेंट सर्विसेज एंड दी वक्रांगी, ये 4 नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स हैं जो कि व्हाइट लेवल एटीएम की तरह यहाँ पर काम करते हैं। और ये आरबीआई ने यहाँ पर इसको, यहाँ पर एज पर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत यहाँ पर इनको ये अथॉरिटी दे रखी है। ठीक है, उसकी गाइडलाइंस के तहत, जो जून 2012 में गाइडलाइंस आई थी, उसके तहत वो व्हाइट लेवल एटीएम्स को यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये व्हाइट लेवल एटीएम्स बेसिकली किए क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पर देखो, एटीएम्स तो हर एक जगह पे है ही, हर एक जगह पे है। अब शुरुआत देखो, ये कब की गाइडलाइंस है? जून 2012 की गाइडलाइन है। एक कंपैरिजन करो उस समय को आज के समय से, तो ऑब्वियस है उस समय इतने नंबर ऑफ एटीएम्स नहीं हुआ करते थे, आज के समय में बहुत सारे नंबर ऑफ एटीएम्स बढ़ चुके हैं। तो एक प्रकार से लोगों को यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज के बारे में अवेयर करने के लिए, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ने के लिए, उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उन तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। ठीक है,
जून 2012 की बात करूं तो ना ही यूपीए हुआ करता था, ना ही कोई डिजिटल बैंकिंग का टूल हुआ करता था, ना ही आरटीजीएस एनईएफटी जो हम 24/7 पढ़ रहे हैं, ना ही वो 24/7 हुआ करती थी। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो 2012 में यहां पर थी ही नहीं। ठीक है, थी नहीं। तो उस टाइम पे वही है ना, एक्सपेरिमेंट करते रहो कि भाई साहब कुछ ऐसी नई नई चीज लॉन्च कर देते हैं, कुछ ऐसी नई चीज लॉन्च कर देते हैं। तो लॉन्च करके ही एग्जैक्टली पता लगता है। अगर मैं बात करूं आज की डेट में व्हाइट लेवल एटीएम्स का उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी बैंक्स हैं उन सब ने अपने अपने एटीएम्स बहुत ज्यादा जगह पर आपके लगा रखे हैं, बहुत ज्यादा जगह पर अवेलेबल है। आपको हर एक बैंक का एटीएम हर एक गली में, दूसरी गली में आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता आपके घर के आसपास, अगर मैं 500 मीटर की रेडियस की बात करूं या 1 किलोमीटर की ही बात कर लो, विद इन 1 किलोमीटर ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई एटीएम ना हो। किसी ना किसी बैंक का कोई ना कोई एटीएम आपके घर के 1 किलोमीटर के रेडियस में डेफिनेटली मिल जाएगा आपको। लेकिन ये चीज जब ये वाइड लेवल लाए गए तब ये पॉसिबल नहीं थी, ऑब्वियस है। इसलिए यहां पर आपका ये वाइट लेवल एटीएम्स की शुरुआत की गई। और आज की डेट में ये जो 4 कंपनीज हैं वो 4 कंपनीज ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इनकी उतनी वैल्यू नहीं रही। कुछ ये वाइट लेवल एटीएम्स हैं हमें नुकसान पे जाने लग गए। व्हाइट लेवल एटीएम्स होते हैं बेसिकली, ये आप कमाते कैसे हैं? हम जब भी यहां पर एटीएम में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप विड्रॉ करने के 10,000 पे, और अगर वही 10,000 पे आप ब्रांच में जाते हैं और उसको विड्रॉ करते हैं, तो दोनों की कॉस्ट जो पड़ती है बैंक को, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ब्रांच में गए, 10,000 पे विड्रॉ कराए, उसके लिए आपको क्या चाहिए? या तो आप चेक से निकाल लेंगे, विड्रॉवल स्लिप से निकाल लेंगे, आप काउंटर पे चेक देंगे, काउंटर पे क्लैरिकल उसकी एंट्री करेगा, क्लैरिकल अपने ऑफिसर को पास ऑन करेगा, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा, कैशियर उसकी पेमेंट करेगा, या कुछ बैंक्स में डायरेक्ट कैशियर भी अप टू सर्टेन अमाउंट पेमेंट कर देता है। तो यानी कहीं ना कहीं स्टाफ, 1 से 3 लोग स्टाफ यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं, 1-2 स्टाफ यहाँ पर रहते हैं आपके 10,000 रुपए का विड्रॉ करने के लिए। स्टाफ की सैलरी मिलती है। अब स्टाफ पूरा दिन यहां पर इसी तरह का काम करता है, 10,000, 20,000, कोई 50,000 निकालने आना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अब वहीं पर ही अगर वही कस्टमर जो दिन में 10 कस्टमर आते हैं एक स्टाफ से, ब्रांच के स्टाफ से पैसा निकलवाने के लिए, वही 10 कस्टमर अगर एटीएम से पैसा निकलवाने चले जाएं और ब्रांच में उस टाइम 10 कस्टमर के टाइम पे यहां पर कोई और काम ना हो, तो ऑब्वियस है उन स्टाफ्स को हम और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए और बेहतर काम कोई दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो यहां पर टाइम समय लग रहा था ऐसे काम के लिए जिसका कोई अल्टरनेट है, जिसका कोई अल्टरनेट है, तो यानी कि आपका कुछ ना कुछ कॉस्ट उस चीज पे आएगी ना, तो उस कॉस्ट को बचाया जा सकता है एटीएम के माध्यम से। एटीएम में विड्रॉ कराने की जो है, जो कॉस्ट आती है बहुत कम, कुछ पैसों में पड़ती है, और स्टाफ से यहां पर पैसे निकलवाने की कॉस्ट जो है कुछ रुपीज में पड़ती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है दोनों की कॉस्टिंग में, इसलिए बैंक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एटीएम ट्रांजेक्शन हो। तो इन्हीं तरह के व्हाइट लेवल एटीएम्स को बैंक क्या करते थे, कमीशन भी दे देते थे। कोई बात नहीं, आप अपना एटीएम लगाओ, हमारी तो कॉस्ट बच रही है, मान लो 10 रुपए लगती है हमारी कॉस्ट, और एटीएम से निकालने में 1 रुपए लगता है, तो हमारी तो 9 रुपए बच रहे हैं, आपको हम 5 रुपए कमीशन दे देंगे एक ट्रांजेक्शन का। तो ये व्हाइट लेवल एटीएम्स को कमीशन दिया जाता था पर ट्रांजेक्शन का, जो भी बैंक की एटीएम की ट्रांजेक्शन हुई है। मान लीजिए मैं एसबीआई का बंदा हूं, तो एसबीआई का कस्टमर हूं, तो मैं व्हाइट लेवल एटीएम से पैसा निकलवाने गया, तो एसबीआई वाले मुझे अपना कमीशन दे देंगे हर एक ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो ये चीज आपकी की जाती है व्हाइट लेवल। बाकी व्हाइट लेवल एटीएम्स के अंदर जब जाते हैं, वैसे एटीएम के अंदर जब भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पोस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, और एक और चीज देखी होगी आपने, जो एटीएम की स्क्रीन होती है, आप तो फटाफट जाके टैप कर देते हो एटीएम स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उस एटीएम स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आ रही होती है। मोस्टली वैसे खुद के बैंक की ही एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन कई बार दूसरे को बैंक्स होते हैं, वो किसी ना किसी कंपनी की भी एडवर्टीजमेंट वहां पर कर रहे होते हैं। स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट टाइप चल रहा होता है, बैनर लगा होता है यहाँ पर किसी और थर्ड कंपनी का, तो वहां से भी एडवर्टीजमेंट से भी व्हाइट लेवल एटीएम्स को पैसा आ रहा था। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अभी एटीएम्स की प्रेजेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई वाइड लेवल एटीएम पर यहां पर कैश विड्रॉ जाने कराने नहीं जाता। क्यों नहीं कराने जाता? एक विश्वास की बात होती है। एक मैं कहूं कि 500 मीटर की दूरी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, ठीक है, आपका एसबीआई में अकाउंट है, और आपके सामने यहाँ पर एक वाइट लेवल एटीएम, घर के पास ही, घर के बिल्कुल पड़ोस में चिपता ही एटीएम है, वाइट लेवल एटीएम। फिर भी आप उस वाइट लेवल एटीएम पे नहीं जाओगे, आप एसबीआई के ही एटीएम में जाकर पैसा निकालना प्रेफर करोगे। क्यों? एक विश्वास की बात है, ट्रस्ट की बात है कि यार मैं ये टाटा वाले एटीएम से क्यों निकलूं,
है ना, मेरा एसबीआई से है, मैं एसबीआई से निकालूंगा। एक तो उस पर चार्जेस नहीं लगेंगे आपके, क्योंकि 3 ट्रांजेक्शन फ्री होती है, हमने उस दिन भी पढ़ा था। एक तो वो बात है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है, विश्वास की बात है। चलो मान लो एसबीआई का ना, आप एसबीआई कस्टमर हो, आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है आपके नजदीक, तो आप फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में जाओगे, चाहे वो 500 मीटर चल के जाना पड़े। ट्रस्ट, विश्वास कि हाँ राष्ट्रीय बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये तो पता ही नहीं कौन है भाई साहब, टाटा वाला कौन है, हिटाची वाला कौन है, पता नाम ही नहीं सुना। हिटाची का गया तो इसी की कंपनी थी, इसने कहां से आ गया ये, राइट। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपकी है, आती है यहां पर व्हाइट लेवल एटीएम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई कि व्हाइट लेवल एटीएम की ओरिजिन कैसे हुई और आज की डेट में व्हाइट लेवल एटीएम्स का एग्जिस्टेंस इतना कम क्यों रह गया है। कम क्या, बिल्कुल ही खत्म सा ही हो गया है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये अगला पॉइंट है WLA। यहां पर अगर आपको ऐड ऑन करना है WLA, उसके कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है ये देखो, यहां पर लिखा है एक्स्ट्रा रिवेन्यू थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड बाय ऑफरिंग द वैल्यू एडेड सर्विसेज, कुछ और सर्विस दे देते हैं। WLA आर नॉन बैंक ओन्ड एटीएम्स। 5 free transaction in a month for using other bank ATM would not be applicable for transaction affected on the charges for the transaction should be displayed on the screen before the customer intimates the transaction। तो यहां पर यह भी कह रखा है कि भाई साहब 5 जो 3 या 5 बड़े शहरों में 3 है, 5 छोटे शहरों में यहाँ पर फ्री ट्रांजेक्शन होती है आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शन वाला इस पे नहीं लगेगा, इस पे आपको जो चार्जेस है वो सामने स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपका अदर देन द इंटरचार्ज फीस जो आपको अवेलेबल होती है, पेबल होती है, उसके अलावा कोई भी और कमीशन यहाँ पर इनको नहीं दिया जाएगा। इंटरचार्ज फीस यानी कि आप एसबीआई के कस्टमर आपके बैंक में आकर WLA में यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं, उसकी जो भी चार्जेस होते हैं वही एक प्रकार से कमीशन ही कह लो, तो वो आपका दिया जाएगा। अगले आते हैं ब्राउन लेवल एटीएम। ब्राउन लेवल एटीएम्स होते हैं ऐसे एटीएम्स वेयर अ service provider owns the hardware and release the ATM to bank. Cash management and the connectivity to the banking network is responsible to the sponsor bank whose brand is used on the ATM. ऐसा एटीएम जो कि यहां पर एक कंपनी है, उसने एटीएम लगाकर दे दिया, पूरा पूरा सेटअप करके दे दिया। ठीक है, और उस एटीएम को मैंने, एटीएम मशीन दे दी, सब कुछ दे दिया, और उस मशीन को मैंने खरीदा नहीं है बैंक ने, उस मशीन को मैंने किराए पर ले लिया है। ठीक है, मशीन, रूम, एसी वगैरह सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दे दिया, सेटअप करके दे दिया, बैंक को दे दिया, और बैंक ने उस एटीएम मशीन को किराए पर ले लिया और अपना उसमें ब्रांड लगा दिया। तो दैट इज दी ब्राउन लेवल एटीएम, उसको हम ब्राउन लेवल एटीएम कहते हैं। उसके अंदर कैश डालने की जिम्मेवारी, कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह, कनेक्टिविटी उसको प्रोवाइड कराना, वो बैंक की जिम्मेवारी रहती है। सो बैंक, द सर्विस प्रोवाइडर टेक द रिस्पांसिबिलिटी, मेंटेनेंस सिर्फ उसकी करेगा। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस करेगा, और कनेक्टिविटी और कैश मैनेजमेंट यानी कैश डालने की जिम्मेवारी यहां पर बैंक की ही रहेगी। ओके, चलो अगला टॉपिक है कैश रिसाइकलर्स। सो ये है कैश रिसाइकलर्स। कैश रिसाइकलर बेसिकली क्या होते हैं? कैश रिसाइकलर ऐसी बहुत सारी मशीन्स आपने देखी होंगी, जिन मशीन्स में यहां पर आप कैश विड्रॉवल भी कराते हैं और कैश आपका निकल भी जाता है। ओ सॉरी, कैश विड्रॉवल भी कराते हैं और कैश आपका डिपॉजिट भी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी मशीन्स आपने डेफिनेटली देखी होंगी। तो दैट इज द मशीन, इज द कैश रिसाइकलर। वो कैश रिसाइकलर होता है, यानी कि आपने कैश डाला, वही कैश घूम के वापस किसी और कस्टमर के पास आ गया, है ना। आपने डिपॉजिट कराया, वही कैश निकलकर किसी और कस्टमर ने विड्रॉ करा लिया। उसको रिसाइकिल यही होता है ना, कि जो वेस्ट चीज है उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेना, उसको दोबारा से चेंज करके, तो वही चीज है कैश रिसाइकलर। बेसिकली एटीएम मशीन में क्या होता है, एटीएम मशीन में आपको एज अ बैंकर खुद ही वहां पर पैसा डालना होता है। 2 तरह के सर्विसेज होती हैं यहाँ पर बेसिकली बैंक में। कुछ बैंक्स में किस तरह की, कुछ बैंक्स में किस तरह की। कुछ बैंक्स में यह प्रोविजन होता है कि जो बैंक का स्टाफ होता है वो ही यहाँ पर एटीएम मशीन में जाकर कैश डालता है। कुछ बैंक्स में ऐसा सिस्टम है कि उन्होंने इस काम को आउटसोर्स कर रखा है, तो आउटसोर्स करके वो पैसा बैंक से ले जाते हैं, और वो आउटसोर्स जो एजेंसी है वो यहाँ पर एटीएम मशीन में जाकर पैसा डालते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल एकदम ट्रस्टवर्दी आउटसोर्स होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर कल, क्योंकि डेली के डेली चेकिंग होती है, अगर कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो बैंक उनको पकड़ सकता है। बहुत हाई लेवल की कंपनीज होती हैं, तो ऐसे दिक्कत नहीं होती कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि एम्प्लॉय भाग जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये जिम्मेवारी होती है कंपनी की। तो ये थर्ड पार्टी भी यहाँ पर कैश डाल सकते हैं, और बैंक का स्टाफ भी, डिपेंड्स अपॉन द बैंक कि बैंक ने कैसा प्रोविजन अपने यहाँ पे कर रखा है। तो अब जब आप कैश डालने जाते हैं, एटीएम मशीन है तो कैश डालने की नीड पड़ेगी, ऑब्वियस है। कैश निकालते रहे, खत्म हो गया कैश, तो आप रोज के रोज कैश उसमें डालेंगे।
लेकिन अगर कोई कैश रिसाइकलर मशीन है तो उसमें कैश डालने की नीड ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है कभी नीड पड़े कि मान लो जो डिपॉजिट हुआ ही नहीं, विड्रॉ ही करा रहे हैं, तो ऑब्वियस है नीड पड़ेगी उसमें से कैश डालने की। लेकिन अगर ऐसा है कि कैश डिपॉजिट ही हो रहा है और कैश विड्रॉ भी हो रहा है, तो वो घूम रहा है पैसा, तो आपको पैसे को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी मशीन को हम कैश रिसाइकलर मशीन कहते हैं। ठीक है, ओके। कंचन बेटर है मत ही बोलना, है ना। They ensure the genuineness. Counterfeit notes are recognized. Cash deposit made with debit card. Cardless transaction 20,000 per day. ठीक है, वर्ड लिखा है कार्डलेस ट्रांजेक्शन। कार्डलेस ट्रांजेक्शन होता है आजकल ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में आजकल ये सुविधा आ चुकी है कि आपके पास कोई हर एक बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है कार्डलेस विड्रॉवल का। कार्डलेस विड्रॉवल पे आप जब क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप यहां पर सबमिट कर देते हो, मुझे 10,000 रुपए निकालना है फॉर एग्जांपल। पिन विन आता है, पिन नंबर जनरेट होता है, वगैरह वगैरह हो गया। ठीक है, फिर आप अपने नजदीकी किसी एटीएम के पास जाते हो, है ना, बैंक के एटीएम के, वहां पर ऑप्शन होता है एटीएम स्क्रीन पर कार्डलेस विड्रॉवल। कार्डलेस विड्रॉवल कार्डलेस विड्रॉवल में क्लिक करते हो, आपसे वही पिन नंबर जो आपने वहां अपनी ऐप पर जनरेट किया था, एक मैसेज में भी आता है, वो वहां पर डालते हो और आपको एटीएम कार्ड को डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वहां पर मशीन में आपका पैसा निकल जाता है। सो दिस इज द कार्डलेस विड्रॉवल। आई होप सो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को किया होगा एक्सपीरियंस। अगर नहीं किया है तो अकॉर्डिंग टू मी अब से ये चीज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका पिन नंबर डालते हैं, वो फ्रॉड कर लिया जाता है, स्कीमिंग कर दी जाती है, आपका जो कार्ड आप स्लॉट में डालते हैं, तो उससे बचने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन इसकी लिमिट होती है, जैसे इसमें 20,000 है, कुछ बैंक्स की इसमें लिमिट है कि 25,000 तक निकाल सकते हैं, कुछ बैंक 10,000 तक निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकलवा पाएंगे। लेकिन इस्तेमाल इसको ही किया जाना चाहिए जब से कार्डलेस आया है। मैंने जब भी अगर इनकेस ट्रांजेक्शन की है मैंने एटीएम से, तो मैं हमेशा कार्डलेस वाली ही प्रेफर करता हूँ और वही करता हूँ। मुझे याद भी नहीं मेरा एटीएम कार्ड कहाँ पर है, कहाँ पर पड़ा है। ठीक है, मतलब ये तो पता है कहां पर पड़ा है, लेकिन मैंने उसको निकलवाने की जहमत नहीं उठाई, मतलब किया नहीं कभी उसको इस्तेमाल। एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन में हम जाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, हार्डली 30 सेकंड लगते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके और उसके अंदर सारा का इंस्ट्रक्शंस करके और पिन नंबर जनरेट करने और एटीएम में जाकर पैसे निकलवा लिए जाते हैं, है ना। उसमें झंझट नहीं होती, डालो कार्ड, कार्ड रीड करेगा नहीं करेगा, कार्ड अंदर फंस गया, आया नहीं आया, पिन नंबर डाला नहीं डाला, कोई टेंशन नहीं है, बड़ा स्मूथली काम हो जाता है। तो कार्डलेस विड्रॉवल यहाँ पर आपका इस तरह से काम करता है। ट्राई करके देखना, नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, चाहे 500 रुपए निकलवाने हो, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना। चाहे 100 रुपए निकालना हो, लेकिन उसमें मिनिमम अमाउंट होती है, देख लेना जो भी है। लेकिन एक बार फ्री टाइम में जरूर ट्राई करके आना। ऐसी चीजें क्या होती हैं कि खासकर गर्ल्स जो होती हैं, इनके लिए मैं कहूंगा, क्योंकि हम लोग ना क्या होता है हिचकते हैं बहुत सारी चीजें करने में, प्रैक्टिकल चीजें करने में। छोड़ो यार, डर लगता है ना। अगर आप में से काफी लोगों को मैं कह दूं ना कि बैंक में जाके ये काम करना है, आप लोग हिचकोगे, आप लोग सोचोगे यार बैंक में जाएंगे, पता नहीं वहां पर काउंटर पे खड़े होंगे, क्या बोलेगा वो सामने वाला, मैं कैसे करूंगा करूंगी, सर डर लगता है सर, मतलब मन में सोचते हैं यार, नहीं 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 नहीं, पापा आप चलो मेरे साथ, है ना, मम्मी आप चलो मेरे साथ, किसी ना किसी को साथ लेके जाना, फिर वहां जाके एक दूसरे को देखते रहना। ये मैंने बहुत चीजें नोटिस की हैं। बहुत बार द फर्स्ट टाइम जो बैंक में आते हैं ना, तो वो ऐसे ही होते हैं। फर्स्ट टाइम मतलब बैंक में कस्टमर आता है तो देख के ही पता लग जाता है कि फर्स्ट टाइम है, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे पैसा निकालना होता है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो आई वुड से कि एक बार जाकर इन चीजों का एक्सपीरियंस करके देखा करो। कुछ कोई एक बार डर लगता है, उसके बाद बहुत सही स्मूथली हो जाता है और वो चीज फिर काम भी आती है आपको। एक डर आपके मन से होना चाहिए, बैंक में जाके आप अकेले ट्रांजेक्शन कर सको। आप ये सोचो कि आप सीट के दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहे हो, जबकि आपको सीट के इस तरफ की बात ही नहीं पता, है ना। मेरे हिसाब से एक टीचर बेहतर वो ही हो सकता है जो कभी स्टूडेंट भी रहा हो। मतलब अभी स्टूडेंट का मतलब ये है कि अगर आपने मान लीजिए पढ़ा है साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो और आप कॉमर्स को पढ़ा रहे हो, चाहे जितना मर्जी आप कॉमर्स का पढ़ लो, लेकिन जो एक स्टूडेंट जो है जिसने 11th से कॉमर्स किए, 12th में कॉमर्स, ग्रेजुएशन कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स, और फिर वो एक कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ाएगा,
या फिर एक साइंस का जो स्टूडेंट है, जो इसने 11th-12th IIT वगैरह कुछ बीटेक कर लिया और फिर वो साइंस के स्टूडेंट को पढ़ाएगा। एक एक टीचर जिसने यहाँ पर बैंक एग्जाम कभी दिया ही नहीं है और वो आकर यहाँ पर इंग्लिश और बैंकिंग या फिर मैथ्स या फिर रीजनिंग पढ़ाने लग जाए, और एक जिसने पहले बैंक एग्जाम दिए हैं, बैंक एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो पढ़ाए, फर्क होता है। उसी तरह से अगर आप एक कस्टमर ही नहीं बन पाए अच्छे, तो आप बैंकर कैसे बनोगे अच्छे, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि पहले जाके चीजों का एक्सपीरियंस जरूर किया करो। चाहे आपको कोई काम नहीं है बैंक में, एक दिन किस दिन फ्री हो ना, आपको मान लीजिए कोई काम नहीं है, फ्री हो, मतलब काम मतलब आपने एक दिन सोच लिया यार आज पढ़ना नहीं है, आज ठीक है, कपिल सर ने कहा था बैंक में जाओ, बैंक में जाकर कुछ मर्जी करके आओ, चाहे अकाउंट ओपनिंग का फर्जी फॉर्म ही ले आओ, कोई बात नहीं, पूछ आओ कुछ, चाहे 500 रुपए निकलवाए हो, चाहे 1000 रुपए निकाल रहे हो, चाहे एटीएम से कार्डलेस विड्रॉल करके आओ, नॉर्मल एटीएम तो यूज करना होगा, कार्डलेस विड्रॉल करके आओ, चाहे 1000 रुपए डिपॉजिट कराए आना खाते में, चाहे कुछ नॉमिनी ऐड कराए, चाहे फोन नंबर चेंज करा के आना, लेकिन कराकर खुद अकेले आना, एक फील ये लगेगा, एक अच्छा लगेगा, मतलब अगर कोई ऐसा किसी ने नहीं किया है तो ठीक है, ओके। अगर नहीं किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो करके आना जरूर। कार्ड है वही एटीएम में जाना पड़ता है क्या? कोई भी एटीएम में जाकर ट्रांजेक्शन, किसी भी एटीएम में ट्रांजेक्शन हो जाती है? मैंने कब कहा? पिछले क्लास में कहा थे तुम? पिछली क्लास में बताया तो था, ठीक है। ये हो गया, आगे चलते हैं, कियोस्क बैंकिंग, एक और कैश रिसाइकलर से जुड़ा हुआ आगे आएगा क्या, एक बीएनए आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। कियोस्क बैंकिंग, कियोस्क बैंकिंग यहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज बॉक्स स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स यूजर इंक्वायर प्रिंट ट्रांजेक्शन। बेसिकली एक ऐसी मशीन इन्होंने दे दी जिसमें यहाँ पर काफी सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है, या फिर मशीन नहीं कहूंगा, एग्जैक्टली एक कमरा भी होता है जिसके अंदर एटीएम मशीन भी होती है, पासबुक प्रिंटिंग मशीन भी होती है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए कंप्यूटर भी लगे होते हैं। तो ऐसी कुछ यहाँ पर एरिया को, ऐसे कुछ रूम को हम कियोस्क बैंकिंग कहते हैं। मेरे एरिया में पहला कियोस्क बैंक हमारे ब्रांच ने, हमारी बैंक ने लगाया था, ठीक है। और वो बात होगी 2012, 13, 14, 13-14 की बात होगी, मैं बात करूं 2013-14 की, 13 था या 14 था, है ना, इस एरिया की बात है। 2013-14 में हमारे एरिया में हमारे बैंक ने सबसे पहले कियोस्क बैंकिंग इंट्रोड्यूस किया था, और वो इतना पॉपुलर हुआ था कि पूरे शहर में, मतलब कि वो होता है ना कि मामा शहर में ढिंडोरा पिटवा दो, वो बाहुबली वाला डायलॉग वही था, कि पूरे शहर में ढिंडोरा हो गया था कि भाई साहब ऐसी कोई चीज आ रही है गंगानगर में, है ना। और मतलब लिटरली इट वाज एवरीवेयर, इन एवरी न्यूज़पेपर इट वाज देयर, एंड कलेक्टर खुद आए थे उसको उद्घाटन करने के लिए। बहुत बड़ा इवेंट हुआ था पर्टिकुलरली हमारे बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज, उस दिन तो मतलब कि ऑलमोस्ट हमने कुछ काम भी नहीं किया था, बस वही किया था। बहुत सारे रिनाउंड कस्टमर्स, बहुत सारे हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं शहर के, वो लोग आए थे वहां पर। और उसमें हमने यही था कि एक हमने बीएनए वाला, की जैसे रिसाइकलर है ना, वैसे उस बीएनए बोलते हैं, अभी आएगा, वो हमने इंस्टॉल किया था। एक एटीएम मशीन थी, एक यहाँ पर पासबुक मशीन थी, और दो हमने वहां पर कंप्यूटर लगाया था जिसपे आप बैठकर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू काम कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल, उस पीसी में सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग चलती थी, ऐसा नहीं और किसी बैंक का काम नहीं है, सिर्फ उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग चलेगी, हमारे बैंक की इंटरनेट बैंकिंग चलेगी और किसी की नहीं चलती थी। चेयर्स लगी हुई थी प्रॉपर, वहां पर बैठकर आप इस्तेमाल करते, एसी वैसी पूरा था, पूरा बड़ा कमरा था, वहां पर आकर आप कुछ मर्जी इस्तेमाल करो, ठीक है, समय लगाओ, आप अपना काम करके जाओ। तो दैट इज अ काइंड ऑफ कियोस्क बैंकिंग, उसको हम कियोस्क बैंकिंग कहते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, वो चीज आ चुकी है आशुतोष, दूसरे में भी कर सकते हैं अगर फंक्शनैलिटी अवेलेबल है तो, ठीक है। चलो, उसको इंटरऑपरेबल कहते हैं, वो चीज आ चुकी है। पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, यही मैंने बताया, पासबुक प्रिंट हो जाती है आपकी, है ना, पासबुक प्रिंट कराने जाते हो, ठीक है। पासबुक प्रिंट के पहले तो ब्रांच में जाते थे, आजकल एक अलग से मशीन लगी है जो ब्रांच के प्रेमाइसेस में भी हो सकती है, ब्रांच के प्रेमाइसेस के बाहर भी होती है, एटीएम मशीन के अंदर, एटीएम वाले प्रेमाइसेस के अंदर। उसमें जस्ट आपको क्या करना था, पासबुक के पीछे आगे एक क्यूआर कोड लग जाता है, क्यूआर कोड सॉरी, एक बार कोड लग जाता है, ऐसे ऐसे करके बार कोड, वो स्टिकर चिपका देते हैं बैंक वाले आपका, है ना, बार कोड का स्टिकर, और ये बार कोड वहां पर आपका उस मशीन के अंदर आप डालते हैं उस पासबुक को, और वो छप के वापस आ जाती है जब तक वो आपकी प्रिंट करनी है,
ठीक है, तो वो चीज आपकी पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क है। तो ये चीज आपकी आ चुकी है, काफी पॉपुलर है यहाँ पर। लोग काफी इस्तेमाल करते हैं पासबुक प्रिंटिंग के, उसको पासबुक प्रिंट कराने यहाँ पर ब्रांच में आते तो हैं लोग, है ना। इसके ऊपर काफी सारे जोक्स भी बनते हैं कि पासबुक प्रिंट कराने आया, पासबुक प्रिंट कराने जा रहा हूं मैं उस यार छोड़ो यार, छोड़ो। ठीक है, मतलब मीम्स वीम्स आगे बनते हैं बैंक्स वाले ऊपर, मैं पासबुक प्रिंट करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, है ना। कस्टमर आ रहे हैं, तो ऐसा सच इतना कुछ नहीं होता, मतलब ज्यादा कुछ एग्जीगेट करके चीजों को काफी बार दिखाया जाता है। आजकल पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क आ गए। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो, बैंक्स में ये भी कहा जाता है ना, देखो काम का प्रेशर वो होता है, ये बोला है वर्क प्रेशर होता है, अरे यार बहुत टेंशन, बहुत सब कुछ ये है वो है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप काम को स्ट्रीमलाइन करना जानते हो, अगर आपको पता है काम किस तरह से स्मूथली किया जा सकता है, तो आपके ऊपर उतना वर्क प्रेशर नहीं रहेगा जितना आपको फील होता है, जितना आपको दिखता है, जितना आपको लगता है। मैंने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स से काम किया, इवन ब्रांच में काम किया है। मैंने अपनी शहर की सबसे बड़ी ब्रांच में काम किया हुआ है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, इन टर्म्स ऑफ द एडवांसेस। और वहां पर मैं लोन ऑफिसर की सीट पर था, और इकलौता ऐसा बंदा था जो कि पता नहीं कितने नंबर्स में हमारे पास कैश क्रेडिट और टर्म लोन्स वगैरह अकाउंट हुआ करते थे। और इतना ज्यादा काम का ऊपर मेरे ऊपर था कि हाँ भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और आई वाज सिंगल हैंडेडली, एक क्लैरिकल मुझे दे रखा था असिस्टेंट के लिए, कोई ऑफिसर और मेरे साथ नहीं था, जबकि मेरी ब्रांच में एटलीस्ट 2 ऑफिसर उस सीट पे होने चाहिए थे और एक क्लैरिकल स्टाफ, हम 3 का स्टाफ होना चाहिए जितना काम हम मेरे पास था। स्टिल आई वाज ओनली दी सिंगल हैंडेड पर्सन और एक क्लैरिकल मेरे पास, फिर भी मैं बड़ा स्मूथली उस काम को रन कर रहा था। क्योंकि आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको काम करने का, अरेंज करने का, मैनेज करने का चीजें आ जाती है, तो सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती है। अरे यार पासबुक प्रिंट करने आ रहे हैं कस्टमर, यही होता है, अरे पासबुक प्रिंट करने, पासबुक प्रिंट करने, पासबुक प्रिंट। जब आपको पता है कि आपके पास पासबुक मशीन है, एक बार जरूर कस्टमर को लगेगा कि वो बार कोड आप लगा देते हो, कस्टमर को आप जाके समझा सकते हो, या किसी पीएन को भेज दीजिए, भाई भैया इसको जाकर समझा दीजिए पासबुक प्रिंटिंग। वो अगली बार कस्टमर आपके पास आएगा ही क्यों। जितने कस्टमर्स को आप एक बार में भेजोगे, उतनी बार वो बार में 10 बार जिसने आना है अगले 10 दिन में, वो 10 बार नहीं आएगा। आपकी लाइन कम होगी कि नहीं होगी। आपको चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। प्रेशर तो हमेशा हर एक जगह रहता है, अगर आपको चीज मैनेज कर ली, स्ट्रीमलाइन कर दी, तो सब चीजें स्मूथ हो जाती है इन द फ्यूचर। अभी हमें लगता है कि समय लगेगा इस चीज को करने में, लेकिन वो जो अभी 5 मिनट लगे ना, वो आने वाले दिनों के आपके 50 मिनट बचाते हैं। ठीक है, और 50 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं एक दिन में। एक कस्टमर को आपने रोज के 5-5 मिनट लगा के 100 कस्टमर को आपने पासबुक मशीन का बारे में बता दिया, पासबुक प्रिंटिंग के बारे में बता दिया, बार कोड लगा दिया, तो उसके बाद वो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा। हाँ, पासबुक मशीन खराब हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट नहीं आएगा ना आपके पास। तो चीजों को तरीके से करना सीखो, और जब कर ली आपने चीजें, तो एज सच कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा। थोड़ा सीनियर्स को संभालना आना चाहिए, किस तरह से हम सीनियर को संभाल सकते हैं, किस तरह से उनके द्वारा दिए गए प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको अच्छी खासी चीजों के बारे में जानकारी है, बैंक्स के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता है, तो कोई भी सीनियर आपके ऊपर भी दबाव नहीं डाल सकता, है ना। उनको पता होता है कि ये बच्चा जो है ये अच्छा है, नॉलेज वाला बच्चा है, काम का बच्चा है। अगर इसके ऊपर फालतू प्रेशर डालेंगे, तो जो कि काम कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। मेरे साथ यही केस था। मेरे सीनियर्स को, मेरे जो सुपीरियर्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जो भी थे, सबको पता था कि कपिल इज लाइक दिस, मतलब कि उसको, उनको पता था कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो वो फालतू काम का प्रेशर मेरे ऊपर डालते ही नहीं थे। उनको पता ही अपने आप कर लेगा, आज नहीं तो कल कर लेगा। उनको पता था, क्योंकि उनको पता था सब चीजें मैनेज हो रही है, सब चीजें स्मूथली चल रही हैं। अगर हम इसके ऊपर काम का प्रेशर डालेंगे, तो जो हो रहा है वो भी स्मूथली नहीं होगा। तो अगर आप अपने सीनियर्स को इस तरह का मैसेज पहुंचा देते हो कि भाई मैं काम कर रहा हूं, ढंग से कर रहा हूं, दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी कस्टमर को कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे से, तो मेरे ऊपर फालतू का प्रेशर क्यों डाल रहे हैं, मैं आज नहीं तो कल कर लूंगा, जरूरी थोड़ी मैं आज ही करूंगा। और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी होती है उनको बोलने की इस तरह से। नहीं तो अगर आपके अंदर कमी है ना, फिर आपको भी डर लगा रहता है कि मैं क्यों बोलूं, मैं सीनियर को कैसे बोलूंगा, वो बोलेंगे ऐसे कैसे बात कर रहा है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर ताकत है उस चीज को हैंडल करने की, सब चीजों, तो अपने सीनियर को भी आगे से जवाब दिया जा सकता है प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में। ठीक है, ओके। खैर कहां की कहां चला गया मैं। आगे चलते हैं। कैश डिपॉजिट मशीन, जैसे रिसाइकलर था,
ये कैश डिपॉजिट मशीन है। कैश डिपॉजिट मशीन में सिर्फ कैश डिपॉजिट होता है, इसके अंदर विड्रॉ नहीं होता है, ठीक है, इसके अंदर विड्रॉ नहीं होगा, कैश डिपॉजिट में सिर्फ कैश डिपॉजिट ही होगा। एक आता है बल्क नोट एक्सेप्टर, ये कैश रिसाइकलर की तरह ही काम करता है, बस फर्क इतना होता है कि इसमें बल्क नोट एक्सेप्टर में, जिसको हम बीएनए कहते हैं, इसमें यहां पर एक तरीके से कैश डिपॉजिट होता है। तरीके से कैसे? यानी कि आप इसमें डिस्पेंस ट्रांजेक्शन ऑफ बंडल नोट्स अप टू 200 मिक्स नोट्स, आप मतलब कि मिक्स नोट वहां पर डाल सकते हो। मिक्स नोट, जैसे कैश रिसाइकलर में आपको तरीके से डालने पड़ेंगे नोट, मतलब कि 100 के नोट डाल दिए, फिर 200 के डाल दिया, इस तरह से। बंच नोट एक्सेप्टर में आप बंच डाल सकते हो नोट्स का, मिक्स नोट्स भी डाल सकते हो, मशीन अपने आप उसको यहां पर वो कर लेगी, डिपॉजिट कर लेगी, ठीक है। सो बल्क नोट एक्सेप्टर, बंच नोट एक्सेप्टर, यहां पर जो भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये यहां पर आपका कंप्लीटली अवेलेबल रहता है। एटीएम्स में भी इसको अवेलेबल कराया जाता है अलग अलग तरीके से, ठीक है, ओके। एक ग्रीन पिन जनरेशन फैसिलिटी दे रखी है। पहले के टाइम पर क्या होता था कि जब आप यहां पर एटीएम आता था आपके घर पे, तो साथ दो दो पोस्ट आते थे आपके घर पे जब एटीएम कार्ड आता था। तो एक तो एटीएम कार्ड की पोस्ट आती थी, दूसरा यहां पर आता था, दूसरा एक और पोस्ट आता था घर पे। एक तो एटीएम कार्ड जिसमें आता है, एक दूसरा आता है जिसके अंदर पिन नंबर होता था, अलग से आता था, जिसपे 4 डिजिट का पिन नंबर डला होता था। वो आपको बैंक, वो आपको एटीएम में जाकर आप उसको सेव रख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आज की डेट में वो दूसरा एनवलप नहीं आता है, सिर्फ एटीएम कार्ड आता है, क्योंकि आप अपने एटीएम का जो पिन नंबर है वो एटीएम में जाकर आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, उसके थ्रू भी यहां पर आप पिन नंबर जनरेट कर सकते हो अपना। तो उसको हम ग्रीन पिन फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक है, उसको ग्रीन पिन जनरेशन फैसिलिटी बोलते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कार्ड्स। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कार्ड्स, वो वाले कार्ड्स हैं जिनमें चिप लगी होती है, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स कहते हैं, जिनके बारे में हम काफी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दैट इज द चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, रिस्ट्रिक्टेड कार्ड, मेंबर कार्ड। इनके ऊपर अभी बात करेंगे हम एक एक करके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले डेबिट कार्ड की ही बात कर लेते हैं। डेबिट कार्ड यहां पर हमने अभी तक देखा ही है, डेबिट कार्ड जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वो एटीएम डेबिट कार्ड ही है, उनमें कोई फर्क तो है नहीं, एटीएम कम डेबिट कार्ड ही है वो सारे के सारे। फर्क इतना होता था कि डेबिट कार्ड को पहले अगर एटीएम की तरह ना इस्तेमाल करते, एटीएम कार्ड पहले लगा होता था, डेबिट कार्ड लगा होता था। एटीएम कार्ड अकेला अकेला विड्रॉ करने के लिए, डेबिट कार्ड को आप ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, स्वाइप करना है, उसमें इस्तेमाल करते थे। आज की डेट में कोई फर्क नहीं, आज की डेट में दोनों चीजें एक ही काम कर रही हैं। तो ऐसा एटीएम डम डेबिट कार्ड ही आजकल होता है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है डेबिट कार्ड। तो आई थिंक मैंने इसको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है क्या होता है डेबिट कार्ड। अब बात करते हैं हम क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड की जो देखने का जो होता है, दिखता है क्रेडिट कार्ड, वो हूबहू यहाँ पर डेबिट कार्ड की तरह दिखता है। बट क्रेडिट कार्ड में एक जगह कोने पे क्रेडिट कार्ड वर्ड जरूर लिखा होता है, सेम वैसे ही दिखता है, वैसे ही चिप लगी हुई, वैसे ही नंबर होंगे, वैसे ही नाम होगा, वैसे एक्सपायरी डेट होगी, वैसे ही वो वाईफाई का सिग्नल बना होगा, वैसे ही मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, या फिर कोई आपका कंपनी का नाम, बैंक का नाम वगैरह वगैरह सब एज इट इज लिखा होगा, बस कोने में कहीं क्रेडिट कार्ड जरूर मेंशन होगा, ठीक है, सीवी नंबर भी होगा। बस फर्क इतना है, क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड है जिसके थ्रू यहां पर आप आज की डेट में पेमेंट करते हो, लेकिन उसका जो आज की डेट में आपने पेमेंट करी, लेकिन उसका जो आपने बिल है वो कुछ दिन बाद पे करना है। कैसे समझाता हूं, एक क्रेडिट कार्ड यहां पर आपके पास है, ठीक है। इस क्रेडिट कार्ड में एक बिल साइकिल होता है, एक क्रेडिट कार्ड में एक बिल साइकिल होता है। बिल साइकिल कैसे होता है? मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल साइकिल से मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, उसी से देता हूं। मेरे क्रेडिट कार्ड में जो बिल साइकिल है वो 17 तारीख से लेकर 17, अभी क्या चल रहा है, दिसंबर है ना, है ना, 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक इसका एक बिल साइकिल है, ठीक है। इसी तरह से हर एक मंथ का बिल साइकिल यही होगा, यानी कि उससे पिछले महीने ले लूं तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का मेरा एक बिल साइकिल था। बिल साइकिल से मेरा मतलब क्या है, इसी तरह से पिछले महीने, इसी तरह से आने वाले महीने में ये बिल साइकिल है। बिल साइकिल से मेरा मतलब क्या है कि मैं 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में कोई भी पेमेंट करता हूं, किसी भी तरह की पेमेंट की है मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तो क्रेडिट कार्ड में जब मैंने पैसा इस्तेमाल किया उस क्रेडिट कार्ड से, तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि मेरे अकाउंट में पैसा हो। डेबिट कार्ड के केस में, एटीएम कार्ड के केस में आपके खाते में पैसा होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड के केस में आपके खाते में पैसा नहीं होता है।
जरूरी नहीं है। क्रेडिट कार्ड जब आप बनवाते हो तो कंपनी जो होती है वो आपके क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट असाइन कर देती है। ये कुछ वो सीसी लिमिट जैसे होती है ना, ओडी लिमिट, वैसा ही सिस्टम होता है। इसमें भी आपको एक लिमिट डिसाइड कर देती है, जो कि एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जिस लिमिट तक आप इस कार्ड के में से पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो कार्ड है, मान लीजिए उसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है, तो यानी कि 1.5 लाख रुपए की लिमिट तक का मैं अपना पैसा जो है इस क्रेडिट कार्ड में से इस्तेमाल कर सकता हूं। 1.5 लाख तक की लिमिट का मैं पैसा इसमें से उठा सकता हूं इस पर्टिकुलरली बिल साइकिल के दौरान। ठीक है, अभी मैंने मान लीजिए कुछ टाइम पहले मैंने एक आईफोन खरीदा था। ठीक है, आईफोन मैंने खरीदा था, कौन सी डेट को खरीदा था, मैंने शायद 24-25, पता नहीं जब भी खरीदा, नवंबर मंथ में मैंने एक आईफोन खरीदा था। ठीक है, अब नवंबर मंथ में मैंने जब आईफोन खरीदा तो मेरा उस टाइम पे यहां पर नहीं आया। उस टाइम पे मुझे मतलब कोई मेरी पेमेंट, मैंने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दिया, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया और उन्होंने वहां पर मेरे क्रेडिट कार्ड में एक एंट्री डल गई उस अमाउंट की कि भाई साहब इतने अमाउंट का ये आपने, मान लीजिए 1 लाख का है तो 1 लाख का आपने आईफोन खरीदा है, एंट्री डल गई। अब 16 दिसंबर जब आएगी, 16 दिसंबर 12 बज जाएंगे, 17 दिसंबर को यहां पर सुबह मेरे पास एक बिल जनरेट होगा, एक बिल जनरेट हो जाएगा पूरा पूरा यहां पर। और वो बिल क्या होगा कि इस पीरियड के दौरान मैंने जितनी भी पेमेंट करी है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, है ना, इस पीरियड के दौरान जितनी भी पेमेंट मैंने करी है इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, वो एक साथ वो सारी की सारी फिगर्स आ जाएंगी और उनका नीचे टोटल लिखा होगा और ये अमाउंट लिखी होगी अमाउंट ड्यू, कि मुझे इतनी अमाउंट मुझे इतनी अमाउंट जमा करानी है, चाहे वो बैंक का क्रेडिट कार्ड है, किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, इतनी अमाउंट मुझे जमा करानी है और उस पर डेट लिखी होगी अमाउंट ड्यू, और ये आपको जमा करानी है 7 जनवरी तक। 7 जनवरी 2024 आ जाएगा ना, हाँ, 7 जनवरी 2024 तक आपको ये जमा करवानी है। ये मेरे बिल का एक बिल साइकिल है। मैंने मान लीजिए 18 नवंबर को कोई शॉपिंग करी थी, किसी चीज की पेमेंट करी थी, तो मुझे 18 नवंबर से लेकर मुझे 7 जनवरी तक का समय मिल चुका है। इतने दिन मुझे मिल गए, तकरीबन मुझे 50 दिन मिल गए पेमेंट करने के लिए, फाइनल पेमेंट करने के लिए, मेरे अकाउंट से पेमेंट करने के लिए। अब 7 जनवरी तक मैं पेमेंट फिर कहां से करूंगा, वो मैं पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दूंगा, इनको पेमेंट भेज दूंगा इनके अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें मैं जाकर बिल पेमेंट कर दूंगा ऑनलाइन, अपने अकाउंट से मेरा पैसा कटकर इनके पास पहुंच जाएगा। तो मेरे पास तकरीबन 50 दिन, मिनिमम कितने दिन हो गए, मिनिमम 20 दिन मेरे पास हो गए। इसके हिसाब से 16 दिसंबर को मैं कोई शॉपिंग करता हूं, उसकी पेमेंट भी 7 जनवरी को करनी पड़ेगी। 17 नवंबर को शॉपिंग करता हूं, उसकी पेमेंट भी 7 जनवरी को करनी पड़ेगी। तो 20 से 50 दिन का मेरे पास समय होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कब मैंने पेमेंट करी है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, मेरे पास समय होता है इनको पेमेंट करने के लिए। इस पीरियड के दौरान कुछ भी मैंने यहां पर खरीदा और कुछ भी मैंने यहां पर पेमेंट करी है 7 जनवरी तक, इस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, इस पे किसी तरह का ब्याज नहीं लगता क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके। ब्याज कब लगता है, जब ये 7 जनवरी डेट है जो निकल जाती है, 7 जनवरी की डेट अगर निकल चुकी है और उसके बाद भी आपने अगर पेमेंट नहीं करी है, तब जाके यहां पर उसको कहा जाता है ओवरड्यू। और जब आपका ओवरड्यू हो जाता है क्रेडिट कार्ड का बिल, तो उसपे आपको ब्याज भी लगता है और आपको यहां पर पेनल्टी भी लगाई जाती है उस पर्टिकुलरली कंपनी के द्वारा। समझ गए। और ये अब मैं एक और चीज बता दूं, ये जो डेट्स हैं ये मेरी खुद की क्रेडिट कार्ड की डेट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये किसी भी पर्सन की डेट्स जो है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस डेट से किस डेट तक का क्रेडिट कार्ड करना है। आप अपनी ऐप पर जाकर उसको अपडेट कर सकते हो, अगर आपका बैंक जो है वो सुविधा उपलब्ध कराता है। ये तो कुछ बैंक्स का फिक्स होता है, डेट वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बैंक्स यहाँ पर आपको फैसिलिटी दे देते हैं इन सब चीजों को बदलने की। ठीक है, ओके। तो इस तरह से यहां पर क्रेडिट कार्ड आप इसके कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। अब आप सोचोगे सर इंटरेस्ट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी इतना सब तामझाम करती क्यों है, कि भाई साहब क्यों दे रही है उनको सुविधा 20 से 50 दिन की, क्यों उधारी दे रही है, जबकि लेना देना नहीं कुछ है ना। सबसे पहली चीज तो जो आपकी लिमिट बनाई जाती है, वो लिमिट आपकी सैलरी, आपकी इनकम को देखकर बनाई जाती है, कितनी इनकम है कितनी सैलरी, उस हिसाब से आपकी लिमिट डिसाइड कर दी जाती है। दूसरी चीज, जब आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो आपकी इनकम, आपकी नेटवर्थ को देखकर दिया जाता है, ऐसा तो नहीं है किसी को भी दे दिया जाता है। ठीक है, आजकल तो काफी ज्यादा हो गया, आजकल तो किसी को भी क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, लेकिन किसी जमाने पर आपको क्रेडिट कार्ड बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोगों को दिया जाता था। ठीक है,
तो यहां पर जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है बिना किसी ब्याज के, बिना कुछ के, यहां पर आपका तो क्यों दिया गया है? इसका मेन होलसेल रीजन है आपका कि कस्टमर को बैंक के साथ जोड़ना, कस्टमर को इंक्लूजन जिसको कहते हैं ना, इंक्लूजन करना। दूसरा पर्पस है एडवर्टीजमेंट पर्पस का। आज की डेट में आप देख सकते हो कि बहुत बार आप स्विगी, जोमेटो या कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एकदम से तुरंत ऑफर्स में आ जाता है कि आईसीसी बैंक पे 10% ऑफ है, एसबीआई कार्ड ले लो 20% ऑफ है, जोमेटो पे गेट 50 रुपीज कैशबैक अगर आपके पास ये पीएनबी का क्रेडिट कार्ड है, वगैरह वगैरह, आपके पास बहुत सारे ऑफर आ जाते हैं। अब वहां पर देखो, आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि इंडिया में जो एक, जो चलो बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की बात नहीं करते, ऑब्वियस है उनके पास तो बेसिक नीड ही नहीं है पूरी करनी, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर जो अपर क्लास लोग हैं, आज की डेट में उनके अगर पॉपुलेशन की बात करो उस हिसाब से उनमें से 80 to 90% जनता के मोबाइल में ऐसी कोई ना कोई ऐप है ऑनलाइन जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑनलाइन उसके थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब कोई कोई यहाँ पर मिंत्रा के थ्रू शॉपिंग कर रहा होगा, कोई जोमेटो से कुछ मंगा रहा होगा, कोई स्विगी से कुछ मंगा रहा होगा, कोई यहाँ पर टिकट बुक करा रहा होगा ऑनलाइन, है ना, कोई होटल बुक करा रहा होगा ऑनलाइन। और कहीं ना कहीं हर एक एप्लीकेशन पे, हर एक एप्लीकेशन, कोई बुक माई शो पे जा रहा होगा, कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ चीज ऑनलाइन बुकिंग करा रहा होगा। अगर मैं बीपीएल परिवारों को जोड़ दूं, अगर मैं अपर क्लास पे चला जाऊं थोड़ा सा, उनकी मैं बात करूं, मोबाइल में ऐसी कोई ना कोई एप्लीकेशन घर में किसी ना किसी व्यक्ति के मोबाइल में होती ही होती है जिसके थ्रू वो इस तरह की ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है, अब वहां पर आपको मान लीजिए दिख गया पीएनबी के क्रेडिट कार्ड पे यहां पर ये ऑफर चल रहा है। आपके दिमाग में अगर पीएनबी को तो है ही नहीं, चलो यार पता करते हैं, अगली बार क्या पता करना पड़े शॉपिंग फिर से, तो पीएनबी कार्ड होना चाहिए अपने पास, बच जाते हैं भाई साहब, 200 रुपए बच जाते हैं भाई साहब, 500 रुपए बच जाते हैं, है ना, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ना। तो ये एक एडवर्टीजमेंट पर्पज से ये सब चीजें की जाती है। दूसरा पर्पज आपका इंक्लूजन करना। आपने एक बार कस्टमर को जोड़ लिया इस तरह के एडवर्टीजमेंट करके कि भाई साहब आज 200 रुपए कैशबैक दे देंगे, 50 रुपए कैशबैक दे देंगे, उसके बाद कस्टमर का सारा डाटा आपके पास आ गया, उसके बाद कस्टमर को दोबारा से अप्रोच कर सकते हो कि हमारे पास सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए, हमारे से ब्याज, हमारे से लोन ले लीजिए, हमारे से ये ले लीजिए। तभी तो आज की डेट में जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उनके पास डेली या दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फोन आता रहता है। क्या फोन आता रहता है? भाई साहब आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में हम इतने इतने अमाउंट का लोन दे रहे हैं, इतने इतने ब्याज पे दे रहे हैं, ईएमआई फ्री दे रहे हैं। आता ना मोबाइल फोन ईएमआई पे ले लो बिना किसी इंटरेस्ट के, देते हैं ना, कहीं इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर आपको अदर प्रोडक्ट्स जो है, क्रॉस सेलिंग जो है जिसको कहते हैं, अदर प्रोडक्ट्स आपको सेल कर दिया जाता है क्रेडिट कार्ड को। एक बार लुभावना तरीके से क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया गया और उसके बाद फिर अपने और प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उनकी सेल्स टीम आपके पीछे लग जाती है। तो ये दो पर्पस हैं जिसके बेस पर यहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आजकल की डेट में किया जा रहा है। बेसिक जो किया जा रहा है, जिसको आपको लुभावने तरीके से आपको अडॉप्ट लाया जाता है बैंक में कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं लगेगा, आपका ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको दूसरा कोई प्रोडक्ट सेल करके उसमें से अर्निंग करने की बैंक कोशिश करता है। आई होप सो ये क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट क्लियर है। किसी तरह का क्रेडिट कार्ड में कोई भी आपको डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज की क्लास मेरी तरफ से यहां पर एंड हो चुकी है। हम अगली क्लास में कुछ और चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बेटा डेली पीडीएफ नहीं, मैं कंसोलिडेटेड दे देता हूं। जैसे डिजिटल बैंकिंग है ना, डिजिटल बैंकिंग एक ही पीडीएफ मेरे पास है, जिस दिन डिजिटल बैंकिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया मैं सारी दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपको इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाती है। अलग मिलता है रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड लाइक लिमिट्स एंड चार्जेस। हाँ, बैंकर्स के लिए थोड़ी सी मतलब कि जो एनुअल चार्जेस लगते हैं ना, कई बैंक्स, कई क्रेडिट कार्ड्स पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, तो बैंकर के यहाँ पर या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कई बार वो चार्जेस वेव वगैरह हो जाते हैं, तो वो फायदा होता है, चार्जेस का वेवर का फायदा होता है, नथिंग मच। ठीक है, ओके, सेशन एंड करें। अजय अभी तो तुम्हें बताया था मैंने क्या करना है, सुना ही नहीं गया तुमने, क्या कर रहे हो यार? अभी तो बताया तुम्हारा आंसर मैंने, अभी थोड़ी देर पहले तो दिया, तुमने खुद लिखा था ओके, अब फिर तुम कमेंट कर रहे हो यार।
क्रॉसवर्ड पैकेज में जाकर देखो, मिल जाएगा वहां पर, लिंक्ड है तुम्हारे परचेज से। चलो थैंक यू, मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में।